देखिए क्रांति, ये जो एग्ज़िट पोल आए हैं, ये एग्ज़िट पोल एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि एक बार मैं 2018 में आपको ले चलता हूँ। 2018 में भी प्रतिशत अगर आप देखेंगे, ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत तो कांग्रेस का ज़्यादा था, लेकिन सीटें बीजेपी की ज़्यादा निकल कर आई। उसका ये कारण था कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे कर्नाटका में है। अगर कर्नाटका की भौगोलिक परिस्थिति आप देखेंगे तो कर्नाटका 6 हिस्सों में बटा है। पूर्वी कर्नाटका, हैदराबाद कर्नाटका, सेंट्रल कर्नाटका, ओल्ड मैसूर और आपका दक्षिण कर्नाटका। तो ये पूरा जो 6 हिस्सों में कर्नाटका बटा हुआ है, हर जगह कांग्रेस की उपस्थिति है। लेकिन होता क्या है कि एक तरह से, एक मत से आपके लिए मतदान कैसे हुए। आपने मान लीजिए कि आप 6 जगह आपकी परिस्थिति है, 6 जगह थोड़ा थोड़ा मतदान हुआ। अगर मैं यूपी से भी इसके बारे में कंपेयर करूं तो अगर आपको यूपी विधानसभा की बात मैं करता हूं, यूपी विधानसभा में बीएसपी को, जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, तो बीएसपी को कांग्रेस से ज़्यादा मत प्रतिशत मिले थे। लेकिन वो जो वोटिंग हुई है वो बिखराव में वोटिंग हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस की 2 सीटें आ गई और बीएसपी की 1 सीट आई। लेकिन उसके बाद आप लोकसभा चुनाव में जाइए, लोकसभा चुनाव में भी बीएसपी सपा में ये हुआ, सपा का वोटिंग परसेंट ज़्यादा था लेकिन बीएसपी का कम होने के बावजूद सीटें ज़्यादा आई। ऐसा ही 2018 में भी हुआ, 2013 में भी हुआ। लेकिन यहाँ इस बार कांग्रेस के सामने, जब कांग्रेस चुनाव में उतरी तो उनके सामने अहम चुनौती ये थी कि जो कर्नाटका का 6 भौगोलिक स्ट्रक्चर, 6 हिस्सों में जो कर्नाटका बटा हुआ है, वहाँ पर एक ऐसी प्लानिंग की जाए कि कांग्रेस के पक्ष में एक मुश्त वोट पड़े, वोटों का बिखराव ना हो, छोटे छोटे हिस्सों में वोटों का बिखराव ना हो। उससे ये फायदा है कि वोटिंग परसेंट तो बढ़ेगा लेकिन सीट कम हो जाएगी। तो कांग्रेस ने सबसे पहले ये काम किया, किस रूप में? मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में। हैदराबाद कर्नाटका से आते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कुर्बा समुदाय है, दलित समुदाय से आते, दलित भी वहाँ पे 2 हिस्सों में है, एक छूत दलित और दूसरे अछूत दलित। ठीक है, तो कुर्बा समुदाय से मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाकर कर्नाटका में कांग्रेस ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि जो 20% दलित समुदाय है उसको एकजुट किया जाए। वो हैदराबाद कर्नाटका में ही नहीं है, वो अब तटीय क्षेत्र में भी है। वो जो तटीय कर्नाटका बोला जाता है, जिसे भाजपा का गढ़ माना जाता है, 19 विधानसभा सीट आती है। और वहाँ पर अगर आपने देखा भी होगा तो योगी आदित्यनाथ ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रचार किया। कारण क्या था? वहाँ पर कलादी मठ है, नाथ संप्रदाय का मठ है, और योगी आदित्यनाथ भी जो गोरखनाथ धाम है वो नाथ संप्रदाय का ही नेतृत्व करते हैं। तो जो तटीय इलाका है वो भाजपा का वहाँ पर एक तरीके से लगा लीजिए कि कर्नाटका में गढ़ है। पिछली बार भी भाजपा ने लगभग 15 सीटें जीती, 4 सीटें कांग्रेस को आई थी, 0 जेडीएस को आई थी। लेकिन कांग्रेस की परिस्थिति इससे अलग है, कांग्रेस के पास कोई गढ़ नहीं है। जैसे जेडीएस की बात करें तो ओल्ड मैसूर की 66 विधानसभा सीट में से 30 पर जेडीएस ने जीत हासिल की थी। लेकिन कांग्रेस के साथ ऐसी परिस्थिति नहीं है। कांग्रेस ने थोड़ा थोड़ा कर हर जगह उनके पास अपना वोट आया, और जिसकी वजह से उनको 78 और इससे जो 78 के आसपास विधायक उनके जीत के आए थे। तो कर्नाटका में इस बार सबसे पहले कांग्रेस ने क्या किया कि वोटों को एकजुट करना, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में किया। लगभग 20% की दलित आबादी है। उसके बाद सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया देखिए कुर्बा समुदाय से आते हैं। वो जो मल्लिकार्जुन खड़गे अछूत दलित हैं और सिद्धरमैया छूत दलित हैं। तो इस समय जो कांग्रेस ने, फिर उसके बाद जो कांग्रेस का दूसरा चुनावी रणनीति रही, कुर्बा, मुस्लिम और ओबीसी समुदाय। राहुल गांधी ने अपने जो पीछे चुनाव प्रचार किया उसमें उन्होंने ये बोला भी था कि आपको याद होगा लोहिया का दौर, 1960 में लोहिया ने एक नारा दिया था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा खूब चला था। बीपी जो मंडल कमीशन आने से पहले तक ये नारा खूब चला। चंद्रशेखर जी ने भी इस नारे को आगे बढ़ाया, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। तो वापस से राहुल गांधी ने ये नारा दिया। इससे ओबीसी समुदाय, जो ओबीसी लगभग आप लगा के चलिए 40 से 45% ओबीसी समुदाय है कर्नाटका में, तो ये ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में और सिद्धरमैया के रूप में दलित समुदाय 20% साधने की कोशिश। उसके बाद डीके शिव कुमार वोकलिंगा समाज से आते हैं, और वोकलिंगा पे अभी तक जेडीएस का कब्जा है, और एचडी कुमार स्वामी बड़े नेता हैं। वोकलिंगा, दलित और आपका ओबीसी समुदाय, इन तीनों को साथ कर कर्नाटका में कांग्रेस वापस आना चाहती है, और यही तीनों एक आंकड़े हैं जो कांग्रेस के पक्ष में एक मुश्त वोटिंग कराएगी।
ठीक है राकेश जी, दो बड़े अहम सवाल और भी रह गए हैं। सबसे पहला तो ये सवाल है कि कर्नाटक में जो ये आंकड़ा हम देख रहे हैं जनता के सामने, इस आंकड़े को लेकर के अभी तक जो भी ये जानकारी आपने दी है, जाहिर सी बात है उसका असर तो हमें ज़रूर इस ग्राफ के द्वारा दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इस बार अगर कांग्रेस कर्नाटक में जीतती है तो इसका असर लोकसभा सीट पर कितना पड़ेगा? देखिए, लोकसभा सीट 28 सीट आती है, राज्यसभा की 11 सीट। तो अगर हम लोकसभा सीट की बात करें तो पिछली बार भी कर्नाटका में कांग्रेस को 13 सीटें कांग्रेस ने अपनी जीती लोकसभा में। इस बार भारत जोड़ो यात्रा में 17 दिन कर्नाटका में राहुल गांधी ने बिताए। तो एक तरीके से आप मान के चलिए कि कर्नाटका मत लीजिए, दक्षिण के 5 राज्य लीजिए और दक्षिण के 5 राज्यों की 193 सीट लीजिए। कर्नाटका को दक्षिण का द्वार बोला जाता है। तो इसीलिए ये एक तरीके से दिशा और दशा तय करेगा 2024 में कि दक्षिण किस तरफ जाने वाला है। जी देखिए, यहाँ पर जो है ईवीएम को लेकर के भी काफ़ी बार मुद्दा उठा है। जैसे कि अभी आपने लोकसभा सीट की बात करी है, कांग्रेस का जो हम ग्राफ दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में, अगर वो ग्राफ हमारे सामने निकल करके नहीं आया और रिजल्ट जो है वो अगर वो इसके विपरीत आ गया, यानी कि बीजेपी का आंकड़ा ज़्यादा हुआ और कांग्रेस का ग्राफ डाउन हुआ, तो फिर उसको लेकर के क्या लगता है, तब कांग्रेस ये कहेगी ईवीएम में धांधलेबाजी हो गई। और अगर बीजेपी का ग्राफ जो है वो डाउन रहा और कांग्रेस का ग्राफ अप रहा, जैसे अभी दिखाई दे रहा है, तो कहेगी ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो ईवीएम को लेकर के कोई टिप्पणी? देखिए, ईवीएम एक सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है। जी। हिमाचल आप जीत जाते हैं, पीछे जो चुनाव जीते आप वो जीत जाते हैं, या आने वाले समय में छत्तीसगढ़ जीत जाते हैं, एमपी जीत जाते हैं, राजस्थान जीत जाते हैं। जैसे सीए, एनआरसी और यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मात्र राजनीतिक मुद्दा है, वैसे ही आपका ईवीएम भी राजनीतिक मुद्दा है। इसका बहुत ज़्यादा मतलब ना प्रभाव इस देश के निष्पक्ष चुनाव पर पड़ेगा और ना ही जनता के ऊपर पड़ेगा। जनता के लिए मुद्दा है नहीं। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, यहाँ पर जो है ईवीएम और कर्नाटक के चुनाव और लोकसभा तीनों का जो इस वक्त आंकड़ा हमारे सामने पेश था, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी आप तक पहुँचाई है। अब हम आपके पास दोबारा से एग्जिट पोल लेकर के आएंगे, जैसे जैसे हमारे पास अपडेट होकर के आते रहेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ वीडियोज़ हैं जो हम आपको ज़रूर दिखाना चाहेंगे। चुनावी समीकरण के बीच में नेताओं की तरफ से जो बोलबालापन जो किया गया है, वो जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ईवीएम की बात विपक्ष ने हमने 2-3 बार करी है और वो चर्चा चल रही है, मगर ईवीएम सिर्फ एक एलिमेंट है। जैसे मैंने पहले भी कहा है, आज हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस आरएसएस और बीजेपी ने कंट्रोल कर दिए हैं और हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर उनका दबाव है। प्रेस पे दबाव है, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे दबाव है, जुडिशरी पे प्रेशर डालते हैं। तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो ये लड़ाई अब जो पहले राजनीतिक लड़ाई होती थी वैसी लड़ाई नहीं है। एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में लड़ाई नहीं है। अब ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो इन्होंने कैप्चर करे हैं उनके बीच और ऑपोजिशन के बीच में लड़ाई है। उसमें एक फैक्टर ईवीएम है, मगर बहुत सारे दूसरे फैक्टर भी हैं। हिंदुस्तान में जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस होती हैं आज वो नहीं है। जो विपक्ष के लोगों पर आक्रमण हो रहा है, सीबीआई, ईडी, पेगासस, ये नॉर्मल डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है।